वर्ल्ड ऑफ द लिविंग लाइफ कितनी बार हो गया भाई। चलो सबसे पहले क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें, लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हो वो सारे के सारे लिविंग बींग्स कहलाएंगे। लिविंग बींग्स के कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिक हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये सारी लिविंग बींग के कैरेक्टर्स होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटा ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, और वही एनर्जी की वजह से ही हम सर्वाइव करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, लिविंग फॉर्म में रहेंगे, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस न्यूट्रिशन के लिए फूड को लेना पड़ता है, फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो रिक्वायरमेंट होंगी, जिनकी जरूरत होगी, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लिविंग फॉर्म में बनाए रखने के लिए, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगी। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ठीक है, फिर अगर बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड का ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल टू माइक्रो मॉलिक्यूल। डाइजेशन में क्या होगा कि एक तरह का ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब डाइजेशन में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा, माउथ आएगा, उसे फेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। माउथ में तीन चीज़ें मेन होंगी, क्या क्या होगी, टीथ होगी, सलाइवरी ग्लैंड होगी, और माउथ में तीन चीज़ें मेन होंगी, क्या क्या होगी, ये टीथ होगी, टंग होगी और सलाइवरी ग्लैंड होगी। टीथ डाइफाइडांट बोलते हैं, थिकोडांट बोलते हैं, हेट्रोडांट बोलते हैं। डाइफाइडांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के टीथ हमारे लाइफ टाइम में आता है, एक होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट। टेम्परेरी 20 होगा, मिल्क टीथ भी बोलेंगे, परमानेंट जो होगा 32 होगा। ठीक है, और हेट्रोडंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीथ का अलग अलग टाइप्स होता है, अलग अलग इनका शेप होता है, और अलग अलग इनका वर्क होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर टीथ फार्मूला की बात करें तो होता है 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। ये एडल्ट में होता है, और अगर चाइल्ड में बात करें तो क्या हो जाएगा, 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। ये चाइल्ड का टीथ फार्मूला हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड में तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, 6 नंबर होते हैं इनका। 3 पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो होगा सबलिंगुअल होगा, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबल होगा, और पैरोटिड होगा। पैरोटिड जो होगा कान के नीचे होगा, चिक के अंदर होगा। सबलिंगुअल जो होगा वो हमारे टंग के नीचे होगा, और सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबल जो होगा वो टीथ और लिप्स के बीच में होगा। सबमैक्सिलरी का नाम ही सबमैंडिबल है क्योंकि यहाँ पे जो बोन होती है उसको क्या बोलते हैं, सबमैंडिबल बोन बोलते हैं, मैंडिबल बोन बोलते हैं इस वजह से। फिर आगे की और बात करें इसकी टंग की, तो टंग का काम क्या है, यहाँ पे टंग का काम है, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होता है, टेस्ट के लिए होता है ये, और फूड को भी पीछे की तरफ पुश करने का काम करता है, साउंड प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, मिक्सिंग में भी खाने का हेल्प करेगा। फिर आगे जाएंगे, क्या आएगा इसमें, फूड पाइप आएगा। फूड पाइप को इसोफेगस बोलते हैं। इसका काम क्या है, सिर्फ कंडक्ट करेगा फूड को, कहाँ से कहाँ, माउथ टू स्टमक। स्टमक में खाना जाएगा, 3 से 5 घंटे रुकेगा, वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा। स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, ऑक्जेंथिक सिक्रीट करता है, इसके अलावा पेप्सिन भी सिक्रीट होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। फिर स्टमक में म्यूकोसा लेयर की वजह से एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टमक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसकी वजह से, म्यूकोसा की लेयर प्रेजेंट होती है जिस वजह से। फिर स्टमक के बाद आगे भी और पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा। अगर पूछा जाए डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होगा, ड्यूडेनम में होगा। अगर ये पूछा जाए कि ऑप्शन में अगर दोनों चीज़ें हैं तो हम ड्यूडेनम को करेंगे, अगर ऑप्शन में सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को, सिर्फ ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम में डाइजेशन मैक्सिमम क्यों होता है, संसद रीजन में अगर पूछा जाए तो ड्यूडेनम में डाइजेशन सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहीं पे क्या आएगा, वहीं पे बाइल जूस भी आएगा, वहीं पे पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा, वहीं पे हेपेटिक जूस भी आएगा, क्योंकि लीवर और गाल ब्लेडर और पैंक्रियास तीनों वहीं पे जाके खुलेंगे, इसीलिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन वहीं पे होगा। ठीक है, लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो लीवर होता है, वजन कितना होगा, 1.5 kg होगा। अगर लार्जेस्ट आर्गन बोले तो लार्जेस्ट आर्गन कौन सा होता है, स्किन होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होगा, लार्जेस्ट आर्गन स्किन होगा। ठीक है, गाल ब्लेडर जो होता है उसमें स्टोर होता है क्या, बाइल जूस स्टोर होता है। सिक्रीट कौन करता है, बनाता कौन है, लीवर बनाता है। स्टोर कौन करेगा, गाल ब्लेडर स्टोर करेगा। वहां से कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आएगा, और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। पैंक्रियास से अलग अलग तरह के बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को खत्म करते हैं। माउथ में भी एक तरह का डाइजेशन स्टार्ट होता है, 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा नाम होता है इसका टाइलिन। ठीक है, एक एंजाइम हमारे इसमें पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, रेनिन एंजाइम, जो कि बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में कम होता है, इसलिए बड़ों में मिल्क का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, बच्चों में मिल्क का डाइजेशन अच्छे से होता है, क्योंकि रेनिन एंजाइम जो होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रेनिन एंजाइम का नंबर कम होता चला जाता है। उसी तरह एक ग्लैंड भी होता है, हार्मोनल ग्लैंड, वो भी जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे उसका साइज कम होता चला जाता है, जिसको बोलते हैं थाइमस। कल पेपर में था थाइमस ग्लैंड, एज के साथ साथ कम होता चला जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और सबसे लास्ट पार्ट जो होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 होंगे, सीकम, कॉलम, रेक्टम। रेक्टम जो होता है वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है, फीकल मैटर, डाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, रेक्टम में स्टोर होगा। फिर बात करें बीमारी की, तो जॉइंटिस हो गया आपका, इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब बीमारी हो गई किससे रिलेटेड, डाइजेशन से
रेटेड। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अगर तो रेस्पायरेशन की बात करें। रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेस्पायरेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कोई नहीं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। और ब्रीथिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना CO2 निकालना बाय द ह्यूमन और एनिमल्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। और फिर अब रेस्पायरेशन भी देखें तो दो तरह का होगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो एरोबिक कहलाएगा, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में है तो एनएरोबिक कहलाएगा। एरोबिक अगर होगा तो वो देखा जाएगा कहाँ पे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी खूब भर भर के बनेगा। एनएरोबिक होगा तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, कहाँ पे देखा जाएगा, मसल्स में देखा जाएगा और ईस्ट में तभी भी खराब है तुम्हारी लग रही है बेटा, गलत गलत क्यों बोल रही हो। चलो एनारोबिक रेस्पायरेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा और मसल्स में होगा। मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ईस्ट में होगा तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, CO2 रिलीज भी होगा, फर्मेंटेशन रिएक्शन कहलाता है। CO2 जब रिलीज होगा वहाँ पे एथिल अल्कोहल बनेगा। एथिल अल्कोहल का ही दूसरा नाम क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। एथिल अल्कोहल दूसरा नाम क्या होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है। फिर एक्सपायरेशन में आगे की तरफ बढ़ें तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसे इंस्पायरेशन बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन बोलते हैं। सब होता है किसकी वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है उसको क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। उसमें मेन पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एल्वलाई होता है। एल्वलाई का जो सर्फेस एरिया होता है टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। एक ह्यूमन के लंग्स में जितना एल्वलाई का सर्फेस एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें कि कैसे कैसे गैसेज जो है हमारे लंग्स तक होते हैं, तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स क्या, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वलाई। एल्वलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का, और वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। एल्वलाई होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वहां पे रहेगा और ब्लड की वेसल्स रहेगी, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये काम हो जाएगा। ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होगा वहां पे ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का क्या रहेगा, ज्यादा, कहां पे, लंग्स के अंदर, एल्वलाई के अंदर, इस वजह से ऑक्सीजन मूव कर जाएगा ब्लड की ओर, और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ब्लड में, इस वजह से CO2 मूव कर जाएगा एल्वलाई की ओर, ठीक है। फिर यही ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगा सेल में, 4 ऑक्सीजन जाएगा, एक ही ऑक्सीजन यूज होगा, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बंद करेगा और क्या बनाएगा वहां पे, CO2 प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP बनता कैसे, ADP से बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ADP पे एक फास्फेट जब लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ATP। ADP पे एक फास्फेट लग जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ATP। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फास्फेट के साथ मिलकर के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। क्लियर है, झुक गई थी क्या, बैठ जाओ, ऊपर वाले बैठ जाओ ना, तो बेटा नीचे बैठ जाओ। और क्या बताएं, बैठ जल्दी से, खेल मत करो, फ्लो गड़बड़ हो गया। बैठना, ऊपर वाले बैठ जाओ ना, नहीं समझ पा रही हो, हाँ उसको पीछे करके बैठ जल्दी, लेट कर रही हो। अरे बैठिए, बहुत लंबा टाइम चलेगा। वो बोल दिया है एक पॉइंट पढ़ाने के लिए, वो भी बोल दिया है, सारा पॉइंट कैरी कर रहे हैं, और डिस्टर्ब करोगे तो छूटेगा। अभी तो हम जस्ट अभी तीसरी हेडिंग, तीसरी लाइन पे पहुंचे हैं। नहीं, प्लांट का एक साथ, एनिमल का एक साथ। फोटोसिंथेसिस कैसे छोड़ देंगे, जिएंगे कैसे फिर सब। हाँ बस ठीक है, गुड, फिर डबल देना इस बार। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, कहां तक पहुंचे थे, ATP। ATP बनेगा ADP से। ADP का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक और फास्फेट, फास्फेट हो गए 3, कहलाएगा ATP। अब ध्यान देना बेटा, एनर्जी का फॉर्मेशन जो रेस्पायरेशन होगा हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ग्लाइकोलिसिस पहले होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगा। ग्लाइकोलिसिस में पाइरुवेट बनता है और वो पाइरुवेट चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट चेंज करता है और बनता है एनर्जी। तो मेनली एनर्जी जो बनता है कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में चलेगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। पूरे बायोलॉजी में लिसिस का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, आगे जो भी लगा रहेगा उसका मतलब क्या होगा, उस चीज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होगा और एनर्जी कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा, क्रेब्स साइकिल कहलाता है वो।
ठीक है, बीमारी की बात कर लें इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में जो बीमारियां रहेंगी वो क्या रहेगी, अस्थमा रहेगा और एम्फाइसेमा रहेगा। अस्थमा में क्या होता है, कार्टिलेजनस रिंग जो होती हैं हमारे विंड पाइप में वो क्या करती हैं, ब्रेक कर जाती हैं, वीक हो जाती हैं, इस वजह से कोलैप्स कर जाता है, जिसको अस्थमा बोलते हैं। पॉलन ग्रेन मेन रीजन होता है, एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। और एम्फाइसेमा की बात करें तो स्मोक वगैरह से और डस्ट वगैरह से क्या होता है, एलुलाई के अंदर सरफेस पे क्या होता है, इससे कार्बन जमा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फाइसेमा बोलते हैं। उसको क्या देख रहे हो चलो बहुत कट लगने वाले हैं आज वीडियो में। अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट है बेटा, अरे ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में अगर कोई करने का काम करता है वो कौन है, ब्लड है। ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो चीजें होंगी, प्लाज्मा होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा, प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर रहेगा, बाकी सारा इसमें साल्ट वगैरह प्रोटीन्स वगैरह रहेगा। प्लाज्मा का मेन काम क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज बनाना हो जाएगा। प्रोटीन कौन कौन सी होंगी, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस में आ जाएगा, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करेगा। दूसरी तरफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होगा। तीन चीजें मेन होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा आरबीसी जो होगा उसमें हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन दो चीजें मिलकर बना, हीमोग्लोबिन, हिम मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, हिम का मतलब आयरन। आयरन की वजह से क्या होता है, कलर होता है उसका रेड होता है। ग्लोबिन प्रोटीन होगा जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा और क्या करेगा, हीमोग्लोबिन मिल करके क्या करेगा कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन का नंबर जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, हीमोग्लोबिन का नंबर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम होता चला जाता है। बट जबकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो उतना ही रहने वाला है, तो इस वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का नंबर बॉडी में बढ़ जाता है। इसीलिए पहाड़ी एरिया में जो लोग रहते हैं मोटे चौड़े से रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, लाल लाल रहते हैं, है ना। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी में दो चीजें, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट ग्रीन लाइक हो, जो ग्रेनुलोसाइट जो ग्रीन लाइक ना हो। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन चीजें आ जाएंगी, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स आ जाएगा। ग्रेनुलोसाइट्स में दो चीजें आ जाएंगी, क्या क्या कहलाएंगी वो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी दो तरह का हो जाएगा, कौन कौन सी हो जाएंगी दो चीजें, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मेनली जो ऐसे जनरली बोल सकते हैं काम, वो क्या होता है, हमारे बॉडी को एलर्जी से बचाने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर जाए ब्लड सर्कुलेशन में, तो ब्लड सर्कुलेशन फिश में बोलें तो इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में। चैम्बर कितने होंगे इसमें, 2 चैम्बर होंगे, एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा हार्ट का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, आर्टरिया से ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स से कहाँ जाएगा, सेल्स को जाएगा, सेल्स से कहाँ आ जाएगा, एट्रियम में जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। 3 चैम्बर हार्ट की बात करें तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में होता है, एक को छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ करके, उसमें 2 एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा, राइट, 2 एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट एट्रियम जो होगा वहाँ से क्या होगा, प्योर ब्लड आएगा, फिर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड में बॉडी में जाएगा, बॉडी से कहाँ जाएगा, लंग्स को जाएगा, लंग्स में प्यूरीफाई होकर राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल एक है और वही वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम आगे खुल रहे हैं, ब्लड जो हो रहा है प्योर और इम्प्योर दोनों क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। इसलिए ब्लड कैसा होगा, मिक्स ब्लड का फ्लो होगा, किसमें, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में होगा। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो मैमल्स में होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया एक ब्लड की सेल्स को 2 बार होके हार्ट से गुजरना पड़ेगा। इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में सारी चीजें जो रहने वाली हैं ब्लड की वो कैसी रहेंगी, इम्प्योर, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, प्योर। ठीक है, लंग्स से जब ब्लड आएगा तो प्योर होकर के आएगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, बॉडी को जाएगा, बॉडी से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से लंग्स जाएगा। लंग्स से जो ब्लड को लाने का काम करता है वो प्योर ब्लड होता है और उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। जब ले जाने का काम जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरी ब्लड कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड और सारे वेन्स ब्लड कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड। सिर्फ एक को छोड़ के पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके बाकी सब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगे। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब आर्टरी और वेन्स की थिकनेस वगैरह की बात करें तो आर्टरी का जो थिकनेस होता है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है और इसका ल्यूमेन जो रहेगा वो नैरो रहेगा। वेन्स की थिकनेस क्या होती है, कम होती है, ल्यूमेन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। थिकनेस कम होने की वजह से डायमीटर क्या होता है उसका, ल्यूमेन क्या होता है, आर्टरी का थिकनेस ज़्यादा होगा, ल्यूमेन क्या होगा, कम। इस वजह से ब्लड का फ्लो क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ में फ्लो करेगा, जबकि वेन्स में उल्टा होता है, इस वजह से लो प्रेशर के साथ में फ्लो करता है। ठीक है, अब बात करें ये डायलिसिस मशीन की। डायलिसिस मशीन जो होता है, डायलिसिस मशीन तो एक्सक्रीशन वाले में आएगा ना, चलो यहीं पे बोल देते हैं। डायलिसिस मशीन जो
डायलिसिस मशीन जो होता है आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि ये सेम काम वही करेगा जो किडनी करता है। क्या करेगा ये, इसमें हम लोग वेंट्रिकल से क्या, ये वेन से क्या करते हैं, ब्लड को ड्रेन करते हैं, ब्लड से निकालते हैं और ब्लड जो जाएगा डायलिसिस मशीन में जाएगा, वहाँ पे वो प्यूरीफाई हो जाएगा, प्यूरीफाई होकर के फिर से आर्टरी के थ्रू वो अंदर जाएगा। निकलेगा कहाँ से, वेन से जाएगा, कहाँ से, बॉडी में, आर्टरी के थ्रू जाएगा। कुछ उसमें मिक्स किया जाता है एंटी कोगुलेंट एजेंट, जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट जो ब्लड को जमने से बचाता है, उसको बोलते हैं हिपैरिन, हिपैरिन बोलते हैं। तो डायलिसिस मशीन में कौन सा केमिकल ऐड किया जाता है, हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, ब्लड को जमने से बचाता है, क्योंकि जब भी ब्लड बॉडी से बाहर जाएगा जमने लग जाएगा, डायलिसिस मशीन में जाएगा जमने लग जाएगा, इसलिए उसमें हिपैरिन मिला देते हैं ताकि वो जमे ना, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। ब्लड की क्लॉटिंग की बात करें तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होगा, प्रोथ्राम्बिन थ्राम्बिन में, थ्राम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिन जो है कैल्शियम आयन के साथ मिलकर प्लेटलेट के साथ में क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करा देगा। इससे बीमारी की बात करें, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट ब्लास्ट नहीं होगा। वो हार्ट ब्लास्ट बोल रहा था कहानी से, है ना। तो एक्सक्रीशन की बात, हाँ तो हार्ट हो गया। अच्छा, हार्ट का अगर कलर वलर की बात कर लें तो ये रेडिश कलर का होता है, लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, फिस्ट क्लिंच के बराबर होता है, ठीक है। और पंपिंग आर्गन है कौन, हार्ट। एक्सक्रीशन में जाए, एक्सक्रीशन में अगर बात करें तो एक्सक्रीशन में क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी आर्गन कौन सा कहलाएगा, किडनी कहलाएगा। किडनी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 120 to 160 170 सेंटीमीटर की हो जाएगी, सेंटीमीटर कह रहे हैं वजन 120 से 160 ग्राम हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, थिकनेस 5 से 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका काम क्या हो जाएगा, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मेन फंक्शन यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का नंबर कितना होता है, 2 to 3 मिलियन। नेफ्रॉन का नंबर कितना होता है, 2 to 3 मिलियन। नेफ्रॉन फंक्शन यूनिट होता है। इसे कौन कौन से पार्ट होते हैं, ग्लोमुलस कैप्सूल होगा, बोमेन कैप्सूल होगा, ग्लोमुलस होगा, पीसीटी होगा, डीसीटी होगा, हेनलेस लूप होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगा, ठीक है। ब्लड जब आएगा तो एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आएगा, ले जाएगा तो कौन, इफरेंट आर्ट्रियोल, ए से आना, तो इसलिए अफरेंट जो है वो लेकर के आएगा, इफरेंट लेकर के जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, साल्ट वगैरह, वाटर का, ग्लूकोज का जो भी रिक्वायरमेंट बॉडी में रहती है वो सारी चीज़ें रिअब्जॉर्ब जाती हैं, जो नहीं रहती है वो बाहर हो जाएंगी, ठीक है। कलेक्ट कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा, ठीक है। बीमारी की बात करें, कीटोनीरिया हो गया, अगर कीटोन बॉडीज बन रहे हैं, स्टोन्स बन रहा है बॉडी में, कीटोनीरिया बोल देंगे। ग्लाइकोसूरिया हो गया, ग्लूकोज वगैरह अगर आ रहा है यूरिन के साथ में तो उसको ग्लाइकोसूरिया बोल देंगे, ठीक है। एक बीमारी और किडनी से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। फिर अब एनिमल्स की बात हो गई, तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में देखें फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द यूज ऑफ CO2 एंड वाटर। CO2 वाटर यूज करेगा, हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। हमारे पास जो ऑक्सीजन आया है वो CO2 से आया है कि वाटर से आया है, वाटर से आया है। CO2 में जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज में यूज होता है, ध्यान रखना। जो ऑक्सीजन हमको मिलता है प्लांट से वो कहाँ से आता है, वाटर वाला ऑक्सीजन होता है, और जो CO2 में ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज में यूज होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपायरेशन की बात करें, ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, और मैक्सिमम इट इज द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। अगर ऊपर की ओर होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा तो वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो जिस वजह से प्लांट्स में वाटर की कमी होने लग जाएगी, स्ट्रेस होने लग जाएगी। इस वजह से क्या होगा, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग लीव्स में अलग अलग नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। गटीसन का मतलब भी होता है वाटर का लॉस होना, लेकिन गटीसन में वाटर जो लॉस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड के फॉर्म में होगा। लिक्विड ट्रांसपायरेशन दिन में ज़्यादा होगा, रात में ज़्यादा होगा, दिन में ज़्यादा होगा। ट्रांसपायरेशन हायर धूप ज़्यादा होगा तब होगा कि हवा भी चले साथ साथ तब होगा। हवा का चलना भी बहुत ज़रूरी होता है साथ ही साथ, खाली धूप से ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जब वेपर बनेगा, वेपर निकलेगा तो वो क्लाउड बनाएगा, हवा चलेगा तो क्लाउड हटेगा तो दूसरा ऊपर की ओर वेपर उठेगा। इसी तरह से कपड़ा भी सूखता है, कपड़ा भी जब हवा वगैरह में और धूप रहता है तब जल्दी सूखता है। ट्रेन वगैरह में रुमाल धुल के ऐसे लटका देते हैं, तुरंत सूख जाता है। क्योंकि क्या होता है, उसमें से वेपर निकलता है, वेपर क्लाउड बना लेता है। हवा होता है वो क्लाउड को हटाता रहता है। और क्या हुआ, नहीं कुछ याद आ गया क्या? और क्या है प्लांट में, रेस्पायरेशन, ये है ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट में क्या हुआ बेटा, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिसके थ्रू होता है। वेस्कुलर टिश्यूज दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या क्या होगा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिट्स और वेसल। फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कैम्पेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। जाइलम और फ्लोएम क्या कहलाएंगे, वेस्कुलर टिश्यूज कहलाएंगे। जाइलम कंडक्ट करेगा किसको, वाटर को, जैसे जाइलम जैसे जल जैसे जड़। जाइलम जल को जड़ से लेकर करके जाएगा, ठीक है। और जड़ कहाँ होता है, प्लांट के टिप पे, लोअर टिप पे, हाँ क्या नहीं होता है, लोअर टिप पे होता है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर लेके जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। इसी को क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और अगर हम बोले फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या फ्लो होगा,
किस चीज़ का, फूड का मूवमेंट होगा। और फूड कहाँ बनेगा, लीफ में बनेगा। और इसमें मल्टी डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शन होता है, क्योंकि फूड जो होगा वो नीचे भी राइट और लेफ्ट हर तरफ वो जाने का काम करेगा। फूड बनेगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में चलेगा, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में। और भी है कुछ प्लांट में, बस। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। नेफ्रॉन सो कहते क्या सो कहते, चलो कोई नहीं। अरे बीच बीच में थोड़ा याद दिलाते रहा करो, छप्पर पर मार दो पानी का, सो जाते हैं लोग। नेफ्रॉन हो गया, पता नहीं इनको। ट्रैफिक मूवमेंट इन प्लांट्स है। ट्रैफिक मूवमेंट इन प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिस्पांस तो करे प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। अच्छा, ट्रैफिक मूवमेंट होता है, एक होता है नास्टिक मूवमेंट। ट्रैफिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट डिफरेंस क्या होता है, ट्रैफिक मूवमेंट में डायरेक्शनल होता है और वो नास्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें कोई फिक्स नहीं रहेगा। ट्रैफिक मूवमेंट में अगर देखें क्या क्या होता है, तो एक होता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी जो है उसकी वजह से ग्रोथ में चेंजमेंट है, उसे क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब हो गया लाइट की वजह से, और हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब वाटर की वजह से। थिर्मोट्रॉपिज्म का मतलब होगा कि उसको टच करने की वजह से या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो। पॉजिटिव अगर लग गया किसी में, इसका मतलब हो गया कि उसी के टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, एंड अगर नेगेटिव लग गया तो अवे फ्रॉम न्यूक्लाई। जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो रूट्स कैसा शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और जबकि सूट कैसा रिस्पांस शो कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है। प्लांट हार्मोन्स की बात करें, प्लांट्स में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ को, एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो इनहिबिट करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ को। रेगुलेट जो करेंगे वो तीन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और जो रोकने का काम करेंगे दो होंगे, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। पूछा जाता है कौन सा गैसियस हार्मोन होता है, तो इथाइलिन गैसियस हार्मोन होता है। ऑक्सिन का काम क्या करेगा, सूट को बढ़ाएगा, ये रूट को भी बढ़ाएगा। ठीक है। फ्लावरिंग लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ऑक्सिन होता है। ठीक है। और फ्रूट को काफी टाइम तक रोकने के लिए भी कौन होता है, ऑक्सिन होता है। अच्छा, प्लांट्स में होता क्या है ना, किसी भी काम को करने के लिए कई सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई सारे। इंड्यूस कौन कराएगा, ऑक्सिन। किसकी वजह से फ्लावर आएगा, जिब्रेलिन। इसकी वजह से फ्लावर आएगा, जिब्रेलिन। स्टेम के लेंथ को कौन बढ़ाएगा, जिब्रेलिन। इंटरनोड को कौन बढ़ाएगा, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा, लेटरल ग्रोथ कराएगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन कराता है। एनिमल में इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन को बोलते हैं, प्लांट्स में इमरजेंसी हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं। जब भी प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है, पानी वानी की कमी हो गई, तो प्लांट्स क्या करता है, अपने पत्तियों को गिरा देता है। कम पत्तियां रहेंगी, कम खर्चा होगा, तो पत्ती वगैरह को गिरा देता है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन बोलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन बोलेंगे। इमरजेंसी के टाइम में ऐसा होता है, कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आएंगे इथाइलिन। फ्रूट की राइपनिंग में कौन हेल्प करेगा, इथाइलिन हेल्प करेगा। डार्मेंसी में कौन है, इथाइलिन है। डार्मेंसी में कौन है, इथाइलिन। डार्मेंसी का मतलब ही क्या होता है, डार्मेंसी का मतलब हो गया कि सीड जर्मिनेशन, सीड के बनने से लेकर के सीड के जर्मिनेट करने का बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, डार्मेंसी कहलाता है। क्या बेटा कर रहे हो आप लोग, हद है, इतना भी नहीं मैनर से कब कहाँ कैसे बात करनी चाहिए। डार्मेंसी का मतलब क्या हो गया, सीड के बनने से लेकर के सीड के जर्मिनेशन तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, डार्मेंसी पीरियड कहलाता है। ठीक है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम में दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस का मतलब हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है सोच समझ के रिस्पांस करता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है क्विक रिस्पांस करता है। तो हम जब भी रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। ठीक है। अब अगर जाए दूसरी तरफ हम, तुमसे क्या मतलब है, अरे सब डिस्टर्ब हो रहा था, आवाज आ रही है। और हम डिस्टर्ब हो गए, उसका क्या, पूरा माहौल बिगाड़ रहे हो तुम लोग आज बिल्कुल। आगे दरवाजा हिला गया तो तुम कायम थरथरा गए बिल्कुल, तुम्हें किस बात का डर। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में दो चीजें मेन होगी, सीएनएस होगा, पीएनएस होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होंगी, ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। स्पाइनल कॉर्ड कोई रिस्पांस करता है, ब्रेन सोच समझ के ही करेगा हमेशा। ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाएंगे तो वहां भी दो चीजें होंगी, सोमैटिक होगा, ऑटोनोमस होगा। सोमैटिक जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन शो करेगा, और ऑटोनोमस होगा इनवॉलंटरी एक्शन शो करेगा। ऑटोनोमस भी दो तरह का होगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या काम करेगा कि बढ़ाने का काम करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है फिर से कूल डाउन करने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक करेगा। ठीक है। अगर नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं हमारे बॉडी में, 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन में तीन चीजें मेन होंगी, क्या क्या होंगी, डेंड्राइट्स होगा, और क्या होगा, एक्सॉन होगा, और क्या होगा, साइटॉन उसको बोलेंगे, और
देन सेल बॉडी भी, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं जिसके थ्रू ही रिस्पांस जो होता है वो एक से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होता है। सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब हो गया जो कि हम सोच समझ के करते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब हो गया जो कि हम बिना सोचे समझे करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन किसका एग्जांपल है? एक इनवॉलंटरी है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। अगर हार्मोन्स की बात करें ह्यूमन में, तो हार्मोन्स का मतलब ही होता है केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर सिक्रेटेड बाय द हार्मोनल ग्लैंड इन अ ट्रेस अमाउंट एंड डायरेक्ट चेंज द फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। और बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं ये। और ये कैसे हैं? इंट्रासेलुलर मैसेंजर हैं, ठीक है। और ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, स्टोर करने के लिए कुछ नहीं होता है, सीधा का सीधा सिक्रेट किए, ब्लड में गए, अपना काम को परफॉर्म किए, ठीक है। और हार्मोन अगर देखें हार्मोनल ग्लैंड, तो हार्मोनल ग्लैंड कई सारे हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हेड से स्टार्ट करें तो हेड में क्या क्या होगा? हाइपोथैलेमस होगा, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया। नेक में जाएंगे थायराइड, पैराथायराइड हो जाएगा। और चेस्ट में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा, और एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा, ठीक है। थाइमस हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस दो तरह का, एक ग्रोथ को बढ़ाने का, एक ग्रोथ को घटाने का काम करेगा। पिट्यूटरी जो होता है मास्टर ऑफ द ग्लैंड होता है, मैक्सिमम हार्मोन यहीं से सीक्रेट करता है। अदर हार्मोनल ग्लैंड पे इसी का कंट्रोल रहता है। पिट्यूटरी भी इंटीरियर होगा, पोस्टीरियर होगा। इंटीरियर में दो चीजें होंगी, पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिएट। पोस्टीरियर में एक चीज होगा, पास नर्वोसा। पास डिस्टलिस, पास इंटरमीडिएट में, पास डिस्टलिस में कई सारे हार्मोन सीक्रेट होंगे, पास इंटरमीडिएट में एक हार्मोन सीक्रेट होगा, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। पास नर्वोसा में हार्मोन सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच होता है। ऑक्सीटोसिन का नाम क्या होता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और मिल्क के इजैकुलेशन में भी हेल्प करता है कौन? ऑक्सीटोसिन। फिर जाएंगे थायराइड, पैराथायराइड की तरफ। थायराइड से हार्मोन सीक्रेट होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, और T3, T4 ट्राइआयोडीथायरॉक्सिन और टेट्राआयोडीथायरॉक्सिन। ग्वाइटर इसी की कमी की वजह से होता है, आयोडीन की वजह से ऐसा होता है। पैराथायराइड में जाएंगे, पीटीएच हार्मोन सीक्रेट होगा, कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने का काम करेगा और बोन को खराब होने से बचाने का भी काम करता है पैराथायराइड हार्मोन। थाइमस में जाएंगे, थाइमस से सीक्रेट होगा थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। छोटे बच्चों में थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो उसका साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, इस वजह से थाइमोसिन हार्मोन अच्छे से सीक्रेट होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इसका साइज कम होता चला जाएगा, साइज कम होता चला जाएगा। इस वजह से क्या होगा? इम्यूनिटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसीलिए ओल्ड पीपल में इम्यूनिटी होती है वीक होती है, जल्दी अगर उनको कोई बीमारी लग गया जल्दी सही नहीं होता है, ठीक है। और क्विक रिस्पांस भी शो नहीं कर पाते हैं ओल्ड पीपल में। लेकिन बच्चे जो होते हैं क्विक रिस्पांस इसीलिए शो करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। फीवर वगैरह होगा उसके बावजूद भी खेलने चले जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं होता उनको। फिर अगला जाए एड्रीनल पैंक्रियाज की बात करें। पैंक्रियाज में दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होगा, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या काम करेगा? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, और इंसुलिन जो होगा वो घटाने का काम करेगा। एड्रीनल ग्लैंड की बात करें, एड्रीनल ग्लैंड में भी हार्मोन सीक्रेट होगा, जैसे एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, एफिनेफ्रिन। नॉन एफिनेफ्रिन बोलते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अलर्टनेस के लिए रिस्पांसिबल होता है बॉडी में। टेस्टिस से बात करें तो मेल हार्मोन सीक्रेट करता है मेल कैरेक्टर्स के लिए, और ओवरी की बात करें तो फीमेल हार्मोन सीक्रेट होगा, एस्ट्रोजन वगैरह फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। हो गया? अच्छा, हाँ अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करें। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। रिप्रोडक्शन दो तरीके होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमेट्स बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेरिएशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एवोल्यूशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएंगी। इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा लेकिन गैमीट जो है फर्टिलाइज नहीं करेगा। इसमें सिंगल पेरेंट कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है, इसमें वेरिएशन नहीं होगा, इसमें एवोल्यूशन नहीं होगा। और ये शॉर्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एग्जाम्पल देखें तो कई सारी चीज़ें, जैसे पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में किससे होगा? आई बर्ड से होगा, ठीक है। ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में कैसे होगा? बाइनरी फ्यूजन से होगा, बडिंग से होगा ईस्ट में। अमीबा में बात करें, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन से होगा, ठीक है। और इसी तरह हाइड्रा में बात करें तो हाइड्रा में कैसे होगा? बर्डिंग से होगा। स्पंजेस में बर्डिंग से होगा। इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मेन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन के पहले की चीज़ें, जैसे गैमीट्स का बनना और गैमीट्स का मिलना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। गैमीट का बनना क्या कहलाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स का मिलना क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। प्लांट्स के केस में फर्टिलाइजेशन को एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं? सिंगैमी। क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और एम्ब्रियो। अब कौन कौन से इसमें सीक्वेंसेस आएंगे पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले क्या रहेगा? सबसे पहले पहले ही इंसेमिनेशन कर दिए, गैमीटोजेनेसिस रहेगा यही पढ़ना था तुमको, गैमीटोजेनेसिस रहेगा। गैमीटोजेनेसिस के बाद में
बस हो गया। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा गैमेट का बनना। मेल में स्पर्म का बनेगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। फीमेल में ओवम बनेगा, ओजेनेसिस कहलाएगा। बनने के बाद में इंसेमिनेशन होगा, इंसर्शन ऑफ स्पर्म क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन कहलाएगा। उसके बाद इसमें वो मिलेगा क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद में इंप्लांटेशन होगा। इंप्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद उसका डेवलपमेंट चलेगा, जिसको क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। गेस्टेशन के बाद में पार्चुएशन होगा, पार्चुएशन के बाद लैक्टेशन होगा। गेस्टेशन 9 मंथ, पार्चुएशन जो लैक्टेशन जो है वो 6 मंथ का हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई थी। इसके अलावा इसमें बीमारी की बात करें तो HIV क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किस वायरस से होता है, रेट्रोवायरस से होता है। और इसके पीछे के रीज़न क्या क्या हो गए, इसके होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं इसमें। एक तो मल्टीपल पार्टनर्स सेक्सुअल इंट्रैक्शन हो गया, दूसरा हो गया इसमें आपका कि अनसेफ इंजेक्शन यूज करना और विदाउट चेकिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ ब्लड्स हो गया। ठीक है, और मेनली किसकी वजह से होता है, फ्लूइड ट्रांसफर फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ एड्स टू द अनअफेक्टेड पीपल। ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे अनअफेक्टेड पीपल में अगर ट्रांसफर होगा फ्लूइड का तो एड्स होने के चांसेस होते हैं। और एड्स में मेनली कौन से सेल जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हेल्पर टी सेल। कौन से सेल डिस्ट्रॉय होंगे, हेल्पर टी सेल। ठीक है, इसमें जो वायरस होता है उसमें RNA होता है। इस वायरस में क्या होता है, RNA होता है, वो भी कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंड का RNA होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हो गया नेचुरल, हो गया फिजिकल, हो गया इसके अलावा सर्जिकल मेथड भी हो गया। ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी सर्जिकल मेथड का एग्जांपल होता है। IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। ठीक है, हेरिडिटी और अच्छा मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका डायग्राम वगैरह आएगा, इसमें पार्ट्स देख लेंगे। ठीक है, ओवरी रहेगा, ओवरी से क्या होगा, ओवम का सिक्रीशन होगा और इसके 3 पार्ट होते हैं। ओविडक्ट भी बोलते हैं, उसी को फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एक होगा इनफंडिबुलम हो गया, इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी कहलाता है। इम्प्ला हो गया और इस्थमस हो गया। ठीक है, यूट्रस हो गया, यूट्रस में ही क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, सर्विक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होगा, कैरेक्टर्स जो हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, मेंडल ही तो फादर हैं जेनेटिक्स के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वर्क किया पी प्लांट पे। कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। पी प्लांट पे वर्क किया। पी प्लांट पे वर्क करने के पीछे का रीजन क्या था कि पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, आसानी से कम जगह में ग्रो करा सकते हैं, रिजल्ट जल्दी शो होगा शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से। 7 कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें शो होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो, एक तो प्लांट की लेंथ कि वो टॉल है कि डॉर्फ है। ठीक है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है। तो कितने हो गए, 4। पॉट का कलर शेप कितने हो गए, 6। बहुत ज्यादा नहीं हुए जा रहे हैं, 7 होते हैं। तो एक तो फ्लावर का पोजीशन हो गया और एक प्लांट की लेंथ हो गई और सीड का कलर और सीड का शेप हो गया और पॉट का शेप हो गया। 7 सुनो 7 लेंथ एक ही है ना। पॉट का कलर, पॉट का शेप 2 और सीड का कलर, सीड का शेप 2, 4 और फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल एक्सियल 6 और प्लांट की लेंथ 7। ये 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और भी है कुछ क्या, नहीं यही है 7, बताना रचना। फिर मेंडल्स ने जो लॉ दिए, लॉ कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए था। ठीक है, डोमिनेंस का मतलब ही होता है एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर डोमिनेंट हो जाना और अपने आप को ही सिर्फ शो करना, दूसरे को शो ना करने देना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, डोमिनेट कराता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। रिसेसिव का मतलब होता है अपने कैरेक्टर्स को शो ना कर पाना, अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। होमोजाइगस का मतलब होगा सेम एक तरह के ट्रेट्स होना, एक तरह के कैरेक्टर्स होना, क्या कहलाएगा, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा। स्मॉल टी होमोजाइगस हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस हो जाएगा। डिफरेंट जो होगा उसे क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। जीनोटाइप का मतलब है जीन लेवल पे बात करेंगे, फिनोटाइप का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे, देख के बता सकें उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। एलील्स क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, क्या कहलाएंगे, एलील्स कहलाएंगे। डीएनए अगर बोले तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे इंटरेस्टिंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, सबसे पुराना जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए बना है। ठीक है, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर रहेगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स रहेगा। फिर बात करें इसकी सेक्स डिटरमिनेशन की, तो मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं
23 पेयर होंगे, 1 से 22 तक सोमेटिक कहलाता है, 23 नंबर वाला क्या कहलाएगा, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। सब में सेम होता है, मेल में भी फीमेल में भी, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 23 नंबर वाले पे आएगा। मेल में एक्स और वाई होगा, फीमेल में एक्स और एक्स होगा। यही एक्स और वाई से स्पर्म बनेगा जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जबकि बॉडी की सेल्स कैसे होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। मेल में जब स्पर्म बनेगा तो स्पर्म जो है वो एक्स टाइप का भी रहेगा और वाई टाइप का रहेगा। फीमेल में जब ओवम बनेगा तो उसमें दोनों एक्स एक्स टाइप के रहेंगे। एक्स और एक्स जब मिलेगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा और एक्स और वाई जब मिलेगा तो मेल का फॉर्मेशन होगा। ये सेक्स डिटरमिनेशन हो गया। एवोल्यूशन वगैरह हटा हुआ है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे चारों ओर की जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाती हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट कहलाएगा। इसमें लिविंग थिंग्स भी आएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगी। इकोसिस्टम का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक स्पेसिफिक प्लेस में लिविंग और नॉन लिविंग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल देंगे, इकोसिस्टम बोल देंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जैसे ओजोन डिप्लीशन हो गया, ओजोन एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, हमारे अर्थ को बचाने का काम करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, ओजोन कैसे बनता है, O2 प्लस हाफ O2 से मिलकर के O3 बन जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या हो गया, ओजोन की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। किस तरफ, पोल के साइड में, अर्थ के पोल की तरफ कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह जो है यूरोप वगैरह ने, अमेरिका वगैरह ने वहीं पे लगा रखा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओजोन का ब्रेकडाउन होने के पीछे का रीजन कौन और भी क्या हो सकता है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि एक रेफ्रिजरेटिंग एजेंट होता है। CFC की वजह से ओजोन जो है वो ब्रेक हो रहा है O2 और हाफ O2 में। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे घरों से जितने भी सारे, या फैक्ट्रीज से या हॉस्पिटल्स वगैरह से ऐसे अनयूजफुल चीज़ें जो होती हैं उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स गैसेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये सब डिटेल दिया कि नहीं दिया है, चलो ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया, डिग्रेडेबल का मतलब होता है टूटना, बायो का मतलब लिविंग, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जा रहा है तो उसे बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अदरवाइज कहलाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होंगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा उस सब्सटेंस को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। पॉलीथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और भी कुछ है, फूड चेन, फूड वेव है। फूड चेन का मतलब क्या हो गया, फूड चेन का मतलब हो गया बेटा एनर्जी का फ्लो एक सीक्वेंस में हो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाएगा, फूड चेन कहलाएगा। फूड वेव में क्या होगा, मल्टीपल फूड चेन कंबाइन टू फॉर्म फूड वेव। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि खुद अपने आप से अपने लिए फूड बनाएगा उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, और जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं क्या, कंज्यूमर बोलते हैं। और कौन सा हो जाएगा वो, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पे जो डिपेंड होगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। सबसे टॉप पे जो होगा उसे टॉप कंज्यूमर बोलेंगे, या फिर डेट्राइटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डेट्राइटस बोलेंगे। एनर्जी का फ्लो जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में होगा तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म में जाएगा, बाकी हमेशा 90% जो है